Hello everyone and welcome to the new class. Our new topic is 2.2. Our part is going on about the नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. हम बात कर रहे हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से विद्रोहियों ने यानी एक विद्रोह का स्वरूप फैल गया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ गया. और आगे बढ़ करके पहले हमने पढ़ा कि ये टाउन और सिटीज़ तक फिक्स था, टाउन एंड सिटीज़ तक फिक्स था. अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ करके कंट्री साइड तक पहुंच गया है. कंट्री साइड मीन्स हम कह सकते हैं कि देहात के क्षेत्र या फिर हम कह सकते हैं इसको ग्रामीण क्षेत्र तक बढ़ा दिया गया है. फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स. अब धीरे धीरे ये अपना अटेंशन जो है वो खींच रहा है और धीरे धीरे इसका फोल्डिंग जो है वो अनफोल्ड हो रहा है, स्ट्रगल पीजेंट और ट्राइबल्स तक पहुंच चुका है. इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर. वॉर के बाद में भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में धीरे धीरे ये फैलता जा रहा है, यानी पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये फैलता जा रहा है. इन अवध स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे अवध की कि अवध के पीजेंट किस प्रकार से स्ट्रगल करते हैं और अवध के पीजेंट्स जो हैं वो इस स्ट्रगल को कैसे आगे बढ़ाते हैं. सो लेट्स लुक हेयर. पीजेंट्स वर लीड बाय बाबा रामचंद्र. आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है, बाबा रामचंद्र पे फोकस करना है. बाबा रामचंद्र आपके यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के रूप में रोल प्ले करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में. और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अवध के अंदर बाबा रामचंद्र द्वारा और जवाहरलाल नेहरू द्वारा कोऑपरेटिव रूप से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है. और पीजेंट्स का मीन्स क्या होता है, पीजेंट्स का मतलब होता है काश्तकार, यानी काश्तकार और जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोग हैं जो खेती किसानी का काम करते हैं, उनके अंदर इस तरह की जागृति फैल चुकी है, जन जागृति फैल चुकी है कि वो धीरे धीरे अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. बाबा रामचंद्र जो कि एक सन्यासी थे, वो हैड अर्लियर बीन टू फिजी, और इससे पहले वो फिजी जा चुके हैं. एक इंडेंचर लेबर के रूप में वो काम कर चुके हैं. इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है, इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्टेड लेबर, जिसमें ब्रिटिशर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे और एक देश से दूसरे देश में यानी इंडिया से दूसरे देशों के अंदर जहाँ ब्रिटिश रूल चलता था और जहाँ काम करवाया जाता था लोगों से, तो इनको लेबरर के रूप में भेजा जाता था. इसको हम बंधुआ मजदूर भी कह सकते हैं. द मूवमेंट एयर वॉज अगेंस्ट तालुकदार. यहाँ जो तालुका है, तालुका मतलब कोई क्षेत्र, और उस क्षेत्र का यानी वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको तालुकदार बोलते हैं. तालुका का मतलब होता है रीजन, एरिया, क्षेत्र. एंड लैंडलॉर्ड्स, इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, क्योंकि पीजेंट सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों से परेशान थे. वो डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्जॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स. ऐसे रेंट्स जो वो पे नहीं कर सकते, ऐसे रेंट जो उनको परेशान करते हैं, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं. एंड अ वैरायटी ऑफ अदर सेसेस, और दूसरे प्रकार के जो सेसेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं, कर जो उनके ऊपर लगाए जाते हैं, यानी कर के बाद में जो लगने वाला कर होता है उसको सेस बोलते हैं, उपकर बोलते हैं. तो इस प्रकार से ये सारे लोग जो हैं वो परेशान थे. किन से परेशान थे, तालुकदार और लैंडलॉर्ड से परेशान थे पीजेंट. इसीलिए ये बाबा रामचंद्र का कोऑपरेट करते हैं, बाबा रामचंद्र को. और अवध पीजेंट मूवमेंट इसमें हम देख सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं. पीजेंट हैड टू डू बेगार, पीजेंट्स को बेगार करना पड़ता था. एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स, और वर्क करना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे. फार्म्स विदाउट एनी पेमेंट, इनको किसी प्रकार के काम के बदले में पैसा नहीं दिया जाता था. एज टीनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, और टीनेंट्स के रूप में जब अपने टीनेंट्स क्या होते हैं, किराएदार होते हैं. टेनेंट्स किसको बोलते हैं, किराएदार को बोलते हैं. तो एज ए किराएदार इनके कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि कितने टाइम तक इनको रखा जाएगा और कितने टाइम तक ये लैंड राइट रखते हैं. बीइंग रेगुलरली एविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज लैंड. लीज लैंड का मतलब इन्होंने जो किराए पर लैंड ली थी या फिर किराए पर लैंड लेकर के अपना काम करते थे, तो इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई राइट नहीं होता था, इन्हें अधिकार नहीं होता था. और इनका कोई टाइम टेन्योर फिक्स नहीं था कि कितने टाइम तक इनको ये राइट रहने वाला है कि उस लीज लैंड के ऊपर काम कर सकते हैं या वो अपने पास रख सकते हैं. द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू. सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है, आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि पीजेंट मूवमेंट जो है वो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कोऑपरेट करता है या फिर अवध के अंदर पीजेंट मूवमेंट स्ट्रगल आगे बढ़ता है, तो उनकी डिमांड क्या होती है. उनकी डिमांड होती है कि रेवेन्यू को कम कर दिया जाए या फिर रेवेन्यू को घटा दिया जाए. एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार को ख़त्म कर दिया जाए. बेगार क्या है, बेगार है विदाउट पेमेंट काम करना, यानी ये काम तो करेंगे और इनके काम के बदले में इनको किसी तरह का कोई पैसा नहीं मिलेगा. एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, और सभी सामाजिक रूप से क्या चाहते हैं कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं,
जो ओप्रेसिव हो चुके हैं, यानी इनके ऊपर किसी तरह का दबाव डालते हैं, शोषण करते हैं इनका, उनको ये बॉयकॉट करना चाहते हैं, सामाजिक रूप से उनको बहिष्कार करना चाहते हैं। इन मैनी प्लेसेस, जैसे आप देख सकते हैं कि नाई धोबी बंस वर ऑर्गेनाइज बाय पंचायत्स, ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये इसका विरोध करते हैं, यानी स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और इन प्रिंसिपल्स का विरोध करते हैं जो ये लेकर के चलते हैं। कौन लेकर के चलते हैं? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स लेकर के चलते हैं। और ये पंचायत बुलाते हैं टू डेप्रीव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विस ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन, और उनको देखा जाता है कि हम भी सेवा कर रहे हैं, फ्री में सेवा कर रहे हैं। यानी यहाँ पे पीजेंट्स के अलावा ये लोग भी परेशान थे, जो कि इनकी जो नीतियाँ थी, ओप्रेसिव जो नीतियाँ थी लैंडलॉर्ड्स की, उनसे परेशान थे, तो इनके द्वारा भी विरोध किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात, अच्छी बात क्या देखने को मिलती है कि पीजेंट मूवमेंट को जो स्ट्रगल है, पीजेंट मूवमेंट का जो स्ट्रगल है, उसको पीजेंट्स के अलावा नाई धोबी और जो लोकल वर्कर्स हैं उनके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, और इससे मूवमेंट जो है या अपना स्ट्रगल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इन जून 1920 आपको यहाँ पे फोकस करना है, पिन पॉइंट है ये, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, आपको यहाँ पे मार्क भी करना है, इसको हाईलाइट करके रखना है। जहाँ भी आपके फैक्ट आते हैं, डाटा आते हैं या इस तरह की चीज़ें आती है, तो उनको आपको फोकस करके चलना है एग्जाम की दृष्टि से। इन जून 1920 आपको ध्यान रखना है, जून 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने, यानी पहले हम एक कैरेक्टर पढ़ चुके हैं और उनका नाम है बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी है। अब यहाँ हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जवाहरलाल नेहरू ने बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस, और गांव के अंदर जाना शुरू कर दिया, अवध के गांव के अंदर जाना शुरू कर दिया, और ये चाहते हैं कि लोगों को क्या करें, अवेयर करें, नेशनलिज्म का आइडिया दें और उनको नॉन कोऑपरेशन के बारे में बताया जाए। टॉकिंग टू द विलेजेस, और वो चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से बात करी जाए, एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर ग्रीवेंसेस, और उनसे बात करके उनके दुख सुनी जाए, उनकी पीड़ा सुनी जाए, उनके दर्द को सुना जाए, और उनके साथ जो भी हो रहा है उसको फोकस किया जाए कि आपके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और आप क्यों परेशान हैं। इनकी परेशानी को कम करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जा रहा है या इस तरह का स्ट्रगल किया जा रहा है, ताकि ऑपरेसर्स जो भी ऑपरेसिव मेजर्स और पॉलिसीज़ लेकर आते हैं उनका विरोध करा जा सके और उसको बंद करा जा सके। बाई अक्टूबर तक या फिर अक्टूबर से हम कह सकते हैं कि औद किसान सभा वॉज सेटअप, ये इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है कि अक्टूबर से अवध किसान सभा, अवध औद का ही नाम है, अवध का नाम औद बोलते हैं, इसको अवध बोलते हैं। अवध यानी अवध का क्षेत्र जो है आपका, वहाँ से किसान सभा सेटअप कर लिया गया, और इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवध किसान सभा किसने सेटअप करी? जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। अवध किसान सभा कहाँ सेटअप करी गई? अवध के अंदर। किसान सभा कहाँ सेटअप की गई? अवध के अंदर। जवाहरलाल नेहरू ने ये अपना गांव से गांव तक जाना, अवध के गांव में जाना, पीजेंट्स के स्ट्रगल को आगे बढ़ाना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना कब स्टार्ट किया? जून 1920 में स्टार्ट किया। ये आपको ध्यान में रखना है। विद इन ए मंथ, एक महीने के अंदर अंदर ओवर 300 ब्रांचेस, आपको ध्यान रखना है कितनी ब्रांचें जो हैं वो इनकी फैल गई। 300 से भी ज़्यादा ब्रांचें जो हैं वो गाँव के अंदर, आसपास के गाँव के अंदर सेट कर ली गई, पूरे रीजन को कवर कर लिया गया। रीजन मतलब यहाँ पे आपका क्षेत्र, एरिया जो है वो कवर कर लिया गया है। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आगे बढ़ता है, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वॉज टू इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल, और कांग्रेस का ये एफर्ट रहता है कि अवध के पीजेंट स्ट्रगल को, जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पे या एक बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था, इसको हम साथ में मिला लें, और जिससे हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बड़े स्तर का आंदोलन बन जाएगा। द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडरशिप वॉज अनहैप्पी विद, लेकिन पीजेंट मूवमेंट जो है वो अपनी डेवलप्ड फॉर्म में जैसे विकसित हुआ, आगे बढ़ रहा था, कांग्रेस लीडरशिप जो है वो इससे कुछ लोग अनहैप्पी भी थे, यानी नाखुश भी थे। एज द मूवमेंट स्प्रेड इन 1921, जैसे कि मूवमेंट अपना आंदोलन अपना 1921 के अंदर आगे फैलता है, द हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी वगैरह, जो यहाँ बिजनेस हैं, ट्रेडर्स जो कर रहे हैं, यहाँ जो बिजनेसमैन हैं, उनके और तालुकदार के घरों को निशाना बनाया गया और उनके ऊपर अटैक किया गया। बाज़ारों को लूटा गया, बाजार्स वर लूटेड, यानी मार्केट के अंदर लूटपाट की घटनाएं करी गई। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, जहां आपका अनाज रखा जाता है, जहां आपके अनाज के गोदाम हैं, उनको यहाँ पे टेकन ओवर कर लिया गया, यानी पीजेंट्स द्वारा उनको अपने
द्वारा जो है वो हाथ में ले लिया गया या अपना कंट्रोल उनके ऊपर कर लिया गया। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट, बहुत सारी जगह पे लोकल लीडर्स ने बताया कि पीजेंट्स दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्सेस वर टू बी पेड, कि उनको गांधी जी ने बताया है, यानी लोकल लीडर्स ने ये बातें सब लोगों को बताई, उनको अवेयर करा कि गांधी जी ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को यानी पीजेंट को टैक्स पेड नहीं करना है। एंड लैंड वॉज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और ज़मीन को दोबारा से बांटा जाएगा। लैंड राइट जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए कि ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गरीब लोगों के बीच में। द नेम ऑफ महात्मा वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन, महात्मा गांधी जी का नाम जो है वो इसके अंदर पुकारा जाने लगा और सभी काम महात्मा गांधी जी के नाम से होने लगे थे। हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हमारा नोट जो है दिया हुआ है, इसको देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बुक्स के अंदर जो दिया हुआ है। इन 1928, आपको ध्यान क्या रखना है, 1928 के अंदर 1928 के अंदर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली। बारदोली कहाँ पे है, एक गुजरात के अंदर तालुका है, गुजरात का क्षेत्र है, वहाँ पे पीजेंट मूवमेंट को लीड करा गया अगेंस्ट एनहेंसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये लैंड रेवेन्यू के खिलाफ किया गया था। नोन एज द बारदोली सत्याग्रह, इसको बारदोली सत्याग्रह का नाम दिया गया। दिस मूवमेंट वॉज ए सक्सेस अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। द स्ट्रगल वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड एंड जनरेटेड इमेंस सिंपैथी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और ये बारदोली सत्याग्रह आपका बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, ये ऑर्गेनाइज किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बारदोली कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, और ये एक बहुत बड़ा सत्याग्रह के रूप में सामने आया था और पूरे भारत के अंदर ये लोकप्रिय हो चुका था और पूरे भारत के अंदर इसकी जो है वो प्रेज हुई थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बारदोली सत्याग्रह को लर्न करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सोर्स बी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं। नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट के पार्ट के अंदर अलग से आपके बुक में जो सोर्स बी में दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे क्या बातें हुई है और किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जो है वो इसके बारे में सोचते हैं। ऑन 6 जैन 1921, ये घटना है 6 जनवरी 1921 की। द पुलिस इन यूनाइटेड प्रोविंस फायर्ड एट पीजेंट्स, जो पुलिस है यूनाइटेड प्रोविंस की वो फायर करती है पीजेंट्स के ऊपर नियर रायबरेली, रायबरेली उत्तर प्रदेश के अंदर। जवाहरलाल नेहरू वांटेड टू गो टू द प्लेस ऑफ फायरिंग, जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि जहां फायरिंग हुई है उन पीजेंट्स के साथ में मिला जाए, बट वो स्टॉप्ड बाय द पुलिस, लेकिन पुलिस द्वारा उनको रोक दिया जाता है। एजिटेटेड एंड एंग्री, यानी उग्र और जो अपने कह सकते हैं कि आंदोलन करता है वो और ज़्यादा गुस्से वहाँ पे थे। नेहरू एड्रेस द पीजेंट हु गैदर्ड अराउंड हिम, नेहरू ने उनके आसपास जो लोग इकट्ठे हुए थे, पीजेंट्स इकट्ठे हुए थे, उनको वहाँ पे वो एड्रेस किया। उनको एड्रेस करना मतलब संबोधित करना, उनसे बात करना, उनको लेक्चर देना। दिस इज़ हाउ लेटर डिस्क्राइब द मीटिंग, और ये मीटिंग उनकी कैसी रही थी ये बाद में उसको डिस्क्राइब करते हैं। दे बिहेव्ड एज ब्रेव मैन, जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि जो अपने पीजेंट्स हैं वो एक बहादुर आदमी की तरह, बहादुर लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। काम वो बहुत ही शांत हैं, पीसफुल हैं, एंड अनरफल्ड इन द फेस ऑफ डेंजर, और उनके चेहरे पे किसी भी तरह का कोई भय, कोई खतरा नज़र नहीं आ रहा है। वो इस बात से बिल्कुल अपरिचित है कि उनकी लाइफ जो है वो किस स्ट्रगल्स के दौर से गुजर रही है, किस तरह का वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके जीवन के ऊपर किस तरह का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। आई डोंट नो हाउ दे फेल्ट बट आई नो वट माई फीलिंग्स वर, मुझे नहीं पता कि वो लोग क्या फील करते थे या क्या फील कर रहे थे उस समय, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी फीलिंग्स उस समय क्या थी। फॉर अ मोमेंट माई ब्लड वॉज अप, एक बार के लिए तो मेरा खून खोल गया था। नॉन वायलेंस वॉज ऑलमोस्ट फॉरगॉटन, और यहाँ पे अहिंसा को तो मैं बिल्कुल भूल चुका था, नॉन वायलेंस को यहाँ पे भुलाया जा चुका था क्योंकि इस तरह की घटना हुई थी। बट फॉर अ मोमेंट ओनली, लेकिन ये सब एक क्षण के लिए हुआ था। द थॉट ऑफ द ग्रेट लीडर, और हम क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सोच एक महान लीडर की, हु बाई गॉड्स गुडनेस, जो कि एक भगवान द्वारा, भगवान की बताई हुई चीज़ों पे चलता है और उनकी गुडनेस पे चलता है, उनकी अच्छाई की चीज़ों पे चलता है। हैज़ बीन सेंट टू लीड अस टू विक्ट्री, हमारे पास भेजा गया है ताकि हम जीत सकें। केम टू मी, मेरे पास।
एंड आई सो द किसान सीटेड एंड स्टैंडिंग नियर मी, और मैं क्या देखता हूँ, मैं क्या पाता हूँ कि बहुत सारे पीजेंट, बहुत सारे किसान मेरे पास बैठे हैं और बहुत सारे लोग मेरे पास खड़े हैं। लेस एक्साइटेड, उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं है बिल्कुल भी, यानी वो कम एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। मोर पीसफुल देन आई वॉज, मेरे से भी ज़्यादा वो पीसफुल नज़र आ रहे थे। एंड द मोमेंट ऑफ वीकनेस पास्ट, जैसे ये वीकनेस जो है वो पास्ट हुई, गुजरी। आई स्पोक टू देम इन ऑल ह्यूमिलिटी ऑन नॉन वायलेंस, मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ, मैं वहाँ पे बोलता हूँ, और किस प्रकार से ह्यूमिलिटेट किया गया है, हम लोगों को किस प्रकार से हानि पहुँचाई गई है, चोट पहुँचाई गई है ऑन नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस के ऊपर में मैं बताता हूँ। आई नीडेड द लेसन मोर देन दे, मुझे वहाँ से क्या सीखने को मिला कि मुझे यहाँ से सीखना चाहिए, उनसे ज़्यादा सीखना चाहिए, उनको जो लेसन मिला है, उनको जो सीख मिली है उससे ज़्यादा मुझे मिली है। एंड दे हिडेड मी एंड पीसफुली डिस्पर्स्ड, और वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे इस प्रकार से देख रहे हैं कि मैं वहाँ पे क्या एक्शन करता हूँ, यानी अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, और सारी की सारी भीड़ जो है वो डिस्पर्स हो जाती है, सारे लोग आपस में इधर उधर हो जाते हैं। कोटेड इन सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी वॉल्यूम फर्स्ट से ये जो आपका रिपोर्ट है ये लिया गया है, सोर्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा कंटिन्यू चल रहा है। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। ट्राइबल पीपल जो है, आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, ट्राइबल पीपल का मतलब आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, आदिवासी क्षेत्र के लोग वो क्या करते हैं, महात्मा गांधी जी के मैसेज को और स्वराज के आइडिया को अपने तरीके से एक दूसरे वे में पहुंचाते हैं। इन द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ की ये घटना है, ये है गुडेम हिल्स, यानी गुडेम की पहाड़ियों की घटना है ये, और आंध्र प्रदेश की घटना है। गुडेम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश की घटना है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, ए मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s, वहाँ पे एक मिलिटेंट गोरिल्ला वॉरफेयर होता है। मिलिटेंट गोरिल्ला वॉरफेयर किस प्रकार से होता है, मिलिटेंट का मतलब होता है एक आतंकित करने वाला, भयभीत करने वाला, चौंकाने वाला, और गोरिल्ला का मतलब होता है छिप के वार करने वाला मूवमेंट होता है, जो कि अर्ली 1920s में वहाँ पे स्प्रेड होता है। नोट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, ये कोई स्ट्रगल का फॉर्म नहीं था, दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव, और जो कांग्रेस अप्रूव करती है, यानी ये नॉन वायलेंस बेस नहीं था। हेयर एज इन अदर फॉरेस्ट रीजन्स, जैसा कि आप दूसरे फॉरेस्ट रीजन्स में देख सकते हैं, जंगल के क्षेत्रों में देख सकते हैं, द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ट्राइबल एरियाज के जो पीपल हैं उनके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है, और वो रेस्ट्रिक्शन ये थी कि आप फॉरेस्ट एरिया में नहीं जा सकते, फॉरेस्ट एरियाज के अंदर आप रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते, यानी आपका लैंड राइट तो ख़त्म करा गया है, इसके अलावा फॉरेस्ट राइट भी आपका ख़त्म कर दिया गया है, और फॉरेस्ट एरिया में आप एंटर नहीं कर सकते। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल, यानी आप अपने पशुओं को, मवेशियों को फॉरेस्ट में नहीं ले जा सकते, उनको घास वगैरह नहीं चरा सकते, आप वहाँ से कोई भी रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकते। और टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स, ना आप वहाँ से कोई फल सब्जी कुछ भी ले सकते हैं, ना ही आप वहाँ से जलाने के लिए लकड़ियाँ, ईंधन के लिए लकड़ियाँ ला सकते हैं। दिस एनरेज द हिल पीपल, इससे हिल पीपल के लोग, यानी गुडेम हिल पीपल के लोग जो हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, एनरेज्ड हो जाते हैं, उनका गुस्सा, उनका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड, ना उनका जीवन मतलब अस्त व्यस्त होता है इससे, बल्कि बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, हमारे जीवन के ऊपर इसका असर नहीं हुआ है, बल्कि हमारे ट्रेडिशनल राइट्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं। वर बीइंग डिनाइड, उनको ख़त्म कर दिया गया है, उनके ऊपर जो है वो कुठाराघात हुआ है। हमारे इस प्रकार से जो पारंपरिक नीतियाँ रीतियाँ जो चली आ रही थी, क्योंकि ये लोग जंगल में रहते हैं और जंगल से रिसोर्सेज कलेक्ट करके अपना जीवन यापन करते हैं, तो इस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन और इस प्रकार से इनके ऊपर प्रतिबंध लगाना बहुत ही अपने कह सकते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटी नज़र आ रहा था, और ब्रिटिश और कॉलोनियल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन इनके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। व्हेन द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार, जब गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फोर्स करती है कि आप बेगार करिए फॉर रोड बिल्डिंग, जब सड़क बनाई गई तब इन लोगों का यूज़ करा गया, इनसे काम करवाया गया और उसके बदले में इनको पैसा नहीं दिया गया। द हिल पीपल रिवोल्टेड, और हिल पीपल क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, क्रांति कर देते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिलती है।
द पर्सन हु केम टू लीड देम वॉज एन इंटरेस्टिंग फिगर। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी कि एक व्यक्ति जो इनके जीवन में आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर का नाम आपको याद रखना है आलूरी सीताराम राजू। क्लेम दैट ही हैड वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर्स, और वो क्लेम करता है, आलूरी सीताराम राजू क्लेम करता है कि उसके पास कुछ विशिष्ट शक्तियां हैं, यानी वो एक स्पेशल बंदा है और स्पेशल पावर रखता है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ज्योतिषीय गणना कर सकता है, एंड हील पीपल, लोगों को ठीक भी कर सकता है। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स, और उसके अंदर इस प्रकार की स्पेशल शक्ति देखने को मिल रही है, शक्ति वो इतनी रखता है कि वो अगर बुलेट शॉट भी उसको लगे ना तो वो उसको भी सहन कर सकता है, यानी बुलेट शॉट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, यानी बंदूक की गोली से उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। कैप्टिवेटेड बाय राजू, द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो राजू जो है वो रिबेल्स के अंदर, विद्रोह के अंदर भाग लेता है और घोषणा करता है कि वो एक मतलब भगवान का अवतार भी माना जाता है। इनकारनेशन ऑफ गॉड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि भगवान का अवतार भी माना जाता है। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू जो है वो महात्मा गांधी की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और उनकी महानता की बात करता है। सेड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो बताता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है या इंस्पायर हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। वो प्रेरित होकर के इस प्रकार के रिबेलियस एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना चाहता है, और हिल पीपल की जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिल पीपल जो है ना वो उसके लिए मतलब काम करना चाहता है। यहाँ पे हिल पीपल के लोगों को वो मदद करना चाहता है, उनको महात्मा गांधी जी के बारे में बताता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताता है, उनको इंस्पायर करता है, और वो खुद कह रहा है कि महात्मा गांधी जी से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुका है, उसको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। एंड परसुएडेड पीपल, और वो लोगों को कहता है, लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आप वेयर करिए, किसको, खादी को, खादी पहनिए आप, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आप स्वदेशी वस्तुओं का यूज़ करिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दीजिए। एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और ड्रिंकिंग करना छोड़ दीजिए। बट एट द सेम टाइम ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड, ये लिबरेटेड यानी उसी समय वो क्या कहता है, वो असर्ट करता है, निश्चित तौर पे वो अपने असर्शंस देता है, अपना वाक्य देता है, अपने आप को वो कंफर्म करता है कि भारत आज़ाद हो सकता है बाय द यूज ऑफ फोर्स नॉट नॉन वायलेंस। यहाँ पे ये मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है, एक कन्फ्लिक्ट की बात कर रहा है। वो कहता है कि नॉन वायलेंस पॉलिसी को फॉलो नहीं करना है, लेकिन कांग्रेस का जो आइडिया है, मैसेज है, वो तो नॉन वायलेंस है, तो वो कहता है कि हमें फोर्स यूज़ करना पड़ेगा। द गुडेम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, गुडेम हिल्स के जो रिबेल्स हैं, विद्रोही हैं, वो पुलिस स्टेशन पे अटैक करते हैं। अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल, और वो इस तरह का प्रयास भी करते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारा जाए, मारने का प्रयास किया जाता है। एंड कैरीड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर, और वो गोरिल्ला वॉरफेयर को कंटिन्यू रखते हैं फॉर अचीविंग स्वराज, ताकि स्वराज की प्राप्ति हो सके। स्वराज का मतलब यहाँ पे क्या है, सेल्फ रूल, कि आपने सेल्फ रूल की प्राप्ति हो सके और हमारे जो भी ट्रेडिशनल राइट्स वगैरह हैं, हमारे जो अधिकार वगैरह हैं, वो वापस से रिस्टोर हो सके। तो राजू को कैप्चर कर लिया गया एंड एग्जीक्यूटेड, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी दे दी गई 1924 के अंदर। एंड ओवर टाइम बिकेम ए फोक हीरो, और वो वहाँ पे उनका लोक नायक बन करके रह गया, यानी हमेशा के लिए वहाँ वो लोक नायक के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है, लोगों के लिए वो लोक नायक बन जाता है। सो थैंक्स। अपने नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट इसके जो आगे का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।